बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने रेजोनेंस का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और मैंने आपको ये बताया हुआ कि रेजोनेंस फिनोमेना है क्या, रेजोनेंस फिनोमेना कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, और फिर उसके बाद रेजोनेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में आई थिंक मैंने एक पॉइंट आपको बताया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में कितने पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं क्लास में? 5 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। कौन कौन से जरा एक बार बोलना। The relative position of atom must be fixed in all resonating structure. Due to this fact, tautomers can never be resonating structure. ठीक है। Second period element can never expand its octet in any resonating structure. ठीक है। Third, a resonant involves only the delocalization of pi electron pair and lone pair. वेरी गुड। और fourth है resonance occur only in conjugated system. और fifth है resonance occur only in planar molecule. Any structural feature which affect planarity of molecule also affect resonance. Sixth भी है सर। बेटा ये बता, मैं ये अभी इस जो अभी करंटली क्लास चल रही है उसमें डिस्कस किया है या? सर वीडियो भेजी थी, उसमें आपने कहा था कि देख लेना। ओके, तो सब लोगों ने देख लिया है वो वीडियो लेक्चर? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हाँ, शायद वो क्लास नहीं हो पाई थी, की जगह मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया था। यस सर। वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलो फिर तो उसमें ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में भी पूरा डिटेल बता दिया गया होगा उस लेक्चर में। यस सर। और उसमें ये प्लेनारिटी से रेजोनेंस कैसे अफेक्टेड होता है वो भी डिस्कस किया गया होगा। यस सर। यस सर। और फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक उसमें गई होगी कि जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा इक्वल होता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को भी डिस्कस किया गया है क्या? नो सर। सर नहीं डिस्कस किया गया। चलो ठीक है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कौन सा एग्जांपल नहीं समझ में आया नमन? पिक्राइल आयोडाइड वाला? चलो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। पिक्राइल आयोडाइड इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। नाम आपने सुना होगा, पिक्रिक एसिड। ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोला जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड पिक्रिक एसिड है, और ये
स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ये ऑर्गेनिक एसिड है, उसके बावजूद भी इसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा होता है, मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसको वाटर तो ये इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो पिक्रिक एसिड से ये टर्म आया पिक्राइल आयोडाइड। तो पिक्राइल आयोडाइड में हम क्या करते हैं, ये जो पिक्रिक एसिड का जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप को हटा करके यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं, तो पिक्राइल आयोडाइड मिल जाता है। ये है पिक्राइल आयोडाइड। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर पिक्राइल आयोडाइड में ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ A एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ A एंगस्ट्रॉम है, ऑब्वियसली इसकी भी बॉन्ड लेंथ A एंगस्ट्रॉम होगी, और पैरा पोजीशन पे जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ अगर B एंगस्ट्रॉम है, तो A और B को कंपेयर करने पे क्या रिजल्ट ऑब्जर्व होता है? A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B और A इज इक्वल टू B और कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो हमें बताना है कि इन चारों में से क्या सही है। तो अब इसको देखो कैसे एनालाइज करेंगे। यहां पे जो ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसकी लेंथ पैरा पोजीशन वाले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की लेंथ से कंपेयर करनी है। तो आप यहाँ पे देखो, इधर जो आयोडीन प्रेजेंट, आयोडीन एक बड़ा हैलोजन है। अगर हम हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन में एक बड़े साइज का हैलोजन है आयोडीन, ठीक है। और उसके ऑर्थो पोजीशन, जहां आयोडीन प्रेजेंट है उसके ऑर्थो पोजीशन पे दो बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप बल्की ग्रुप है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आयोडीन और नाइट्रो ग्रुप के बीच में यहां पे स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होता है, ठीक है। आयोडीन और नाइट्रो ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होता है। इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये डीस्टेबलाइज होता है स्ट्रक्चर। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हमें इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने में आयोडीन कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक एटम है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप को अगर ये NO2 को देखें तो ये पूरा एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो है ये स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। NO2 ग्रुप स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है? अगर ये प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में आयोडीन और ऑक्सीजन का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन मॉलिक्यूल के वॉन्डरवॉल रेडियस से कम होता है। अगर यहाँ पे ये इनका सेपरेशन R है और मॉलिक्यूल का वॉन्डरवॉल रेडियस जो है RV है, तो R इज लेस देन RV। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व होगा।
अब स्टेरिक रिपल्सन अगर मिनिमाइज करना है हमें, तो स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आयोडीन और ऑक्सीजन का सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब आयोडीन और ऑक्सीजन का सेपरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? बोलते हैं कि ये NO2 ग्रुप जो है ये अपना प्लेन को चेंज करेगा, NO2 ग्रुप रोटेट करेगा, उसी तरीके से ये वाला NO2 भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेंगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन ये पूरा NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग वाले प्लेन में अभी लाई कर रहा है, तब ये ऑब्जर्व हो रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा NO2 ग्रुप, तो रोटेशन के मीन टाइम क्या होगा, आयोडीन और ऑक्सीजन का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो जो स्टेरिक रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है वो होगा, और उसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। बट इससे एक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब वो क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा इसको समझो। यहां पे आप देख रहे हो कि कंजुगेटेड सिस्टम है, कैसे, पाई फिर सिग्मा और फिर पाई, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। उसी तरीके से यहां भी आप कंजुगेशन देख रहे हो, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन है। ठीक है, कंजुगेशन है तो इनके बीच में रेजोनेंस ऑब्जर्व हो सकता है। तो अगर रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के यहां आएगा, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होगा। तो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, तो उस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा बल्कि ये पार्शियल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे ऑब्जर्व होगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। लेकिन अभी यहां पे रेजोनेंस को ऑब्जर्व होने में दिक्कत है, क्या, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया हुआ कि रेजोनेंस अकर्स ओनली इन प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये NO2 जब अपना प्लेन को चेंज कर रहा है, ठीक है, ये NO2 जब अपना प्लेन को चेंज करा तो उस प्रोसेस में अभी ये रिंग के साथ प्लेनर नहीं है, रिंग अलग प्लेन में लाई कर रही है और NO2 ग्रुप अलग प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन यहां पे नहीं हो रहा है तो उससे यहां पे रेजोनेंस नहीं ऑब्जर्व होगा, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, और मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ पैरा पोजीशन वाले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे पैरा पोजीशन की तो हमने कुछ बात ही नहीं की, तो जरा पैरा पोजीशन वाली सिचुएशन को देखो। यहां भी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, यहां पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसमें मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ऐसा जो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएटिंग फैक्टर जो ये ऑर्थो पोजीशन पे ऑब्जर्व हो रहा है, ऐसा कोई स्टेरिक रिपल्सन क्रिएटिंग फैक्टर जो है यहां नहीं प्रेजेंट है। अगर है तो इधर एक छोटा एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटे साइज का एटम है, ये जो है NO2 के साथ स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट नहीं करता। तो क्योंकि ये स्टेरिक रिपल्सन NO2 के साथ क्रिएट नहीं करता, इस वजह से NO2 ग्रुप रिंग के प्लेन में बना रहता है, और रिंग के प्लेन में अगर बना रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अगर होगा तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बोलोगे ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड is less than that of para carbon nitrogen bond. ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की का बॉन्ड ऑर्डर पैरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर से कम होगा, और जितना
जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ को अगर हम कंसीडर करें तो इसका रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ऑर्थो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज लॉन्गर देन दैट ऑफ पैरा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से अगर देखें तो A इज ग्रेटर देन B, ये होना चाहिए। आया समझ में भाई? नमन? ठीक है। अब आप लिखो फैक्टर्स affecting the stability of resonating structure. Factors affecting the stability of resonating structure. तो अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। आप इसमें फर्स्ट फैक्टर लिखो, लिखो अनचार्ज स्ट्रक्चर। Uncharged structure, that is non-polar structure. Uncharged structure, that is non-polar structure, are more stable. Uncharged structure, that is non-polar structure, are more stable than that of charged structure. Uncharged structure are more stable. Uncharged structure, that is non-polar structure, are more stable than that of charged structure, that is polar structure. Charged structure, that is polar structure. तो अगर हम दो स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, एक स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है और दूसरा चार्ज्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे चार्ज होगा वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, जो अनचार्ज स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं CO2 को, CO2 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO2 का ये है, CO2 का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा। अब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अनचार्ज्ड है और ये वाला स्ट्रक्चर चार्ज्ड है। तो अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंसीडर करें तो ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 2। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, resonating structure having greater number of covalent bond
resonating structure having greater number of covalent bond, resonating structure having greater number of covalent bond is more stable. Resonating structure having greater number of covalent bond is more stable than that of resonating structure having lesser number of covalent bond. Than that of resonating structure having lesser number of covalent bond. ठीक है, तो अगर हम दो स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं, एक में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है और दूसरे में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर कम है, तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंजुगेशन है कैसे, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये भी मैंने एक कंजुगेटेड सिस्टम बताया हुआ है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा. अब आप देख सकते हो सेकेंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट से एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है. ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी सेकेंड की फर्स्ट से ज्यादा हो. Structure 2 is more stable than that of structure 1. ये क्लियर हुआ बेटा? Yes. क्या पूछा भाई? CO2 में तो कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है. कैसे कैसे बोल रहे हैं कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है? पाई इधर एक सिग्मा और लोन पेयर, ये तो बोल सकते हैं. यहाँ पे पाई के साथ सिग्मा भी तो है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर बोल सकते हैं. कोई रूल वायलेट नहीं हुआ है. जो कंडीशन है रेजोनेंस की, हर कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है. थर्ड पॉइंट लिखो, resonating structure in which resonating structure in which octet of all atom, resonating structure in which octet of all atom is complete, resonating structure in which octet of all atom is complete is more stable. Resonating structure in which octet of all atom is complete is more stable than that of resonating structure in which octet of some atom is incomplete. Resonating structure in which octet of all atom is complete is more stable than that of resonating structure in which octet of some atom is incomplete. Octet of some atom is incomplete. In fact, अभी जो लास्ट एग्जांपल आपने कंसीडर किया है
उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, इसके लिए भी कंसिडर कर सकते हो। देखो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें देखो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इस स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे अगर आप देखो तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस वजह से भी आप ये बोल सकते हो कि इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसके कंपेयर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पहले 3 फैक्टर हमने कंसिडर किए हैं, ये 3 फैक्टर इसी ऑर्डर में अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले हम अनचार्ज स्ट्रक्चर और चार्ज स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर सारे स्ट्रक्चर चार्ज्ड हैं तो फिर उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि किसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सब में बराबर आ रहा है तो फिर हम ये देखेंगे कि कहां पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में इन तीनों फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो अबव 3 फैक्टर्स are taken into consideration. Above 3 factors are taken into consideration. Above 3 factors are taken into consideration. Above 3 factors are taken into consideration in the same order. In the same order as they are written, as they are written, in the same order as they are written. पहले फर्स्ट को अप्लाई करेंगे, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है तो सेकंड को अप्लाई करेंगे, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है तो थर्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन को लेकर के पास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचना। अब आ जाते हैं 4th फैक्टर पे। 4th फैक्टर लिखो अमंग पोलर स्ट्रक्चर greater the charge separation among polar structure, greater the charge separation between like charges among polar structure, greater the charge separation between like charges, greater will be the stability of the resonating structure. Among polar structure, greater the charge separation between like charges, greater will be the stability of resonating structure. Greater will be the stability of resonating structure. ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया मान लो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन
तो ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो, इनकी स्टेबिलिटी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा है और इसमें लाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है। लाइक चार्जेस जितने पास होंगे उनके बीच में रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस वजह से स्ट्रक्चर 1 is more stable than that of structure 2. Structure 1 is more stable than that of structure 2. ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, among polar structure, among polar structure, among polar structure, greater the charge separation, among polar structure, greater the charge separation between unlike charges. Among polar structure, greater the charge separation between unlike charges. Among polar structure, greater the charge separation between unlike charges. Lesser will be the stability of the resonating structure. Lesser will be the stability of resonating structure. Lesser will be the stability of resonating structure. तो अब जैसे देखो, अब देखो इधर से ये कंजुगेटेड नहीं है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई है, बट इधर से ये कंजुगेटेड है, लोन पेयर सिग्मा पाई। इस साइड से कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, राइट साइड से। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन, ये यहाँ पे एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, इसी को ठीक कर देते हैं। अब देखो, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि इसमें अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो जितने पास होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर 2 is more stable
than that of structure 1. Structure 2 is more stable than that of structure 1. ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो among polar structure, among polar structure, among polar structure, the structure in which, among polar structure, the structure in which, among polar structure, the structure in which negative charge is present on more electronegative atom, negative charge is present on more electronegative atom, among polar structure, the structure in which negative charge is present on more electronegative atom, whereas positive charge is present on less electronegative atom, whereas positive charge is present on less electronegative atom, will be more stable, will be more stable. मैं एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, among polar structure, the structure in which negative charge is present on more electronegative atom and positive charge is present on less electronegative atom will be more stable. ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे हमने कंसीडर किया है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा, ये रिवर्स मैनर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हम कराएं तो उसके थ्रू ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां पे आप देखो, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। मैं एक बार 6th पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं। Among polar structure, the structure in which,
Among polar structure, the structure in which negative charge is present on more electronegative atom and positive charge is present on less electronegative atom will be more stable. Will be more stable. तो अब इस हिसाब से देखो, इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज है इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर 1 अनचार्ज होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्ट्रक्चर 2 और 3 दोनों चार्ज स्ट्रक्चर हैं, लेकिन स्ट्रक्चर 2 में आप क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि थर्ड में आप क्या देख रहे हो, कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज का अरेंजमेंट वैसा ही है जैसा होना चाहिए, और यहाँ पे जैसा होना चाहिए उसका अपोजिट है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 3। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग abnormal bond length, resonating structure having abnormal bond length and bond angle, resonating structure having abnormal bond length and bond angle are highly unstable, and therefore they possess least contribution, in resonance hybrid, and therefore they possess least contribution in resonance hybrid, and therefore they possess least contribution in resonance hybrid। जैसे देखो, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको दीवार फॉर्म बोलते हैं, और बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये है, इसको कैकुले फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड है, ठीक है, दीवार फॉर्म वाला स्ट्रक्चर भी अनचार्ज्ड है और कैकुले फॉर्म वाला स्ट्रक्चर भी अनचार्ज्ड है। लेकिन ये जो दीवार फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां पे ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बीच वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड एबनॉर्मल बॉन्ड है, मतलब इसकी लेंथ एबनॉर्मल। इस बॉन्ड की लेंथ कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती, ठीक है। तो पहली बात कि यहां पे इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ। दूसरी प्रॉब्लम देखो क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3,
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 है तो यहां पे बॉन्ड एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री ये होना चाहिए। लेकिन जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है यहां पे, ठीक है, यहां पे जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होता है। जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है वो 60 डिग्री होता है, जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो इधर एबनॉर्मल बॉन्ड एंगल है और एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ है। एबनॉर्मल बॉन्ड एंगल की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा और ये एंगुलर स्ट्रेन इसको हाईली अनस्टेबल बनाता है। तो क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में ये स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो देवार फॉर्म ऑफ बेंजीन, देवार फॉर्म ऑफ बेंजीन डू नॉट कंट्रीब्यूट, देवार फॉर्म ऑफ बेंजीन डू नॉट कंट्रीब्यूट, देवार फॉर्म ऑफ बेंजीन डू नॉट कंट्रीब्यूट in the resonance hybrid, in the resonance hybrid of benzene, in the resonance hybrid of benzene, as it is highly unstable, as it is highly unstable, as it is highly unstable। ठीक है, तो वैसे हम कुल मिलाकर के बेंजीन के ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, 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 और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। टोटल ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के हैं। बट ये तीनों जो है ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। इस वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड जो बेंजीन का मिलता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इसका ऐसा होता है। ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो इन दो स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का जो केकुले फॉर्म के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो बात हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जरा देखो। देखो, among the following
among the following the least stable resonating structure is? Least stable resonating structure is? लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें कौन सा है? तो ये आपने सही आंसर किया है। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज एक दूसरे के एडजेसेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाइक चार्जेज एक दूसरे के एडजेसेंट में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइक चार्जेज के बीच में ये अनलाइक चार्ज है, इसमें भी आप वही चीज देख रहे हो। ठीक है, यहाँ भी वही बात ऑब्जर्व हो रही है, तो इस वजह से ए जो है लीस्ट स्टेबल होगा। अच्छा आप बताओ इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। ए सबसे कम स्टेबल है, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद फिर अगर आप बी और सी को कंपेयर करोगे तो किस बेसिस पे? बी और सी को किस बेसिस पे कंपेयर करोगे? बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है?
सी सही है। और ये भी सही है, लाइक चार्जेस का सेपरेशन। अब जैसे देखो सी में लाइक चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा है, ठीक है, जबकि बी में लाइक चार्जेस का सेपरेशन कम है। इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी। अब बात आती है डी की। डी बी और सी के कंपेयर में डी को कम स्टेबल होना चाहिए या ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? बी और सी के कंपेयर में डी की स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, या बी और सी के इन बिटवीन होगी? किस बेसिस पे बताओ? डी बोल रहा है बी से ज्यादा स्टेबल है, तो डी बी से ज्यादा स्टेबल क्यों है? डी बी से ज्यादा स्टेबल क्यों है? इन बी लाइक चार्जेस आर मच क्लोजर। इन बी लाइक चार्जेस आर मच क्लोजर। देखो उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अगर आप डी को देखो तो दोनों नेगेटिव चार्ज, हाँ ये सही है, तनिष्क ने सही आंसर किया है। दोनों नेगेटिव चार्जेज ऑक्सीजन पे हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डी में दोनों नेगेटिव चार्जेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे, जबकि बी में अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, दूसरा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो डी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इनफैक्ट सी से भी ज्यादा स्टेबल होगा। डी सी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है यहाँ पे होना चाहिए, ए सी बी डी। बी में अनलाइक चार्ज की सेपरेशन कम भी तो है, अनलाइक चार्ज की सेपरेशन डी में कम है। ये बात तो तुम बी और सी दोनों में बोल सकते हो भाई। सी में भी तो यहां देखो ना, ये अनलाइक चार्जेस क्लोज है। ये क्या देख रहे हो? अनलाइक चार्जेस क्लोज है, यहां भी अनलाइक चार्जेस क्लोज है। वही क्लोजनेस तो अनलाइक चार्जेस की यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। और प्रॉब्लम बेसिकली जो है ये पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ पे पास में लाई कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो क्लोज लाई कर रहे हैं इनका रिपल्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। नहीं ये मैंने गड़बड़ लिख दिया है क्या ऑर्डर? सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ हो गया। ये होना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, draw all resonating structure of para nitrophenol and determine their order of stability.
and determine their order of stability. And determine their order of stability. तो अब जैसे देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनाने, तो आप देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होंगे। ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आएगा, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके ट्रांसफर होगा, और ये पाई बॉन्ड पेयर इधर लोन पेयर बन करके। ऐसे ही ये लोन पेयर हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पाई बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, और इस पाई बॉन्ड पेयर को इधर लोन पेयर के फॉर्म में। इसी तरीके से अगर ये लोन पेयर को हम वापस इधर पाई बॉन्ड पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर करें, और इस पाई बॉन्ड पेयर को यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर करें, और इस पाई बॉन्ड को लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर करें, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनेगा। और ऐसे ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और फॉर्म होगा। वो कैसे फॉर्म होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और ये इधर ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बोलो। इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? वेरी गुड। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और सिक्स्थ ये अनचार्ज्ड हैं एंड दे आर इक्वली स्टेबल। तो फर्स्ट और सिक्स्थ की स्टेबिलिटी बराबर होगी और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। इसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अगर आप देखो तो जैसे सेकंड है नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, थर्ड नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, ठीक है। अगर आप फोर्थ को कंसीडर करो, फोर्थ में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, फिफ्थ में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो नेचुरल सी बात है कि ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए फिर आना चाहिए फोर्थ। फोर्थ आना चाहिए। अब फोर्थ के बाद फिर रह गया सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो आप यहां पे बोल सकते हो जो सेकेंड और फिफ्थ है, सेकेंड और फिफ्थ ये इक्वली स्टेबल होने चाहिए या नहीं? सेकेंड और फिफ्थ की स्टेबिलिटी बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड और फिफ्थ इक्वली स्टेबल है। थर्ड के कंपेयर में ये कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है? थर्ड के कंपेयर में इनकी स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ना। अब यहां पे आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो ये NO2 जो है बेटा ना, NO2 विड्राइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है NO2? विथड्राइंग ग्रुप है। विथड्राइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज अगर NO2 के पास होगा ना तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर नेगेटिव चार्ज NO2 के पास होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर नेगेटिव चार्ज NO2 से दूर है तो वो कम स्टेबल होगा। तो थर्ड में नेगेटिव चार्ज NO2 के पास है, सेकंड और फिफ्थ में NO2 से दूर है, इसलिए थर्ड is more stable than that of second and fifth। ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो। आया समझ में कैसे एनालिसिस की गई है? पहले आप सही अप्रोच सीखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। और एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये इसको अगर आप ट्रांसफर करोगे तो फिर यही वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये कुल मिला करके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं।
अब आप इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए बोलो इन चारों में? सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड को होना चाहिए। सही है, थर्ड को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि थर्ड में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थर्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चारों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड थर्ड में है और सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसलिए अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंसीडर करें तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अब इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ? फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा बोलो? उससे क्या बेनिफिट होगा? ऑक्सीजन अगर साइड में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो इनफैक्ट वहां पे माइनस आई दिखा रहा होगा। देखो बात सही है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फर्स्ट। सेकंड जो है फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। वजह क्या है? ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास लोन पेयर है बेटा, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के एडजेसेंट में हो तो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इस ऑक्सीजन के एडजेसेंट में लाई कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, दो दो लोन पेयर है इसके पास, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि यहां पे अगर आप देखो कार्बन तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से दूर है, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल क्यों है, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर को। अब फोर्थ स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो? फोर्थ स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो एक तो चार्ज ज्यादा है, यहां पे ये मोर चार्ज स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पे देखो 3 एटम पे चार्ज है, इन दोनों में एक एक एटम पे चार्ज था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोर चार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से, मोर पोलर स्ट्रक्चर होने की वजह से फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो फोर्थ जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि ये मोस्ट पोलर स्ट्रक्चर। आया समझ में बेटा? Yes.
इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? बनाते जाओ स्ट्रक्चर। उस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन देखते जाओ, वो बदलती बदलते रहनी चाहिए। आप देख रहे हो सारे पॉजिटिव चार्ज अलग अलग पोजीशन पे है, तो ये सब अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये कैसे समझ, एक मिनट, एक गड़बड़ सही नहीं बना। अब देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है।
तो ये सेम स्ट्रक्चर है, बाकी सब डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेम स्ट्रक्चर है उसको हटा दो। तो इसके टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें, इस सिस्टम का रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करें, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज सारे एटम पे डिस्पर्स हो रहा है। अब देखो हर एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो केटायन आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। इस केटायन को बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये एक एरोमेटिक स्पीसीज है। ये एरोमेटिक स्पीसीज होता है, बहुत स्टेबल होता है। ट्रोपोलियम आयन एरोमेटिक केटायन है और हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक स्पेशल बात आप एरोमेटिक स्पीसीज में देखोगे। एरोमेटिक स्पीसीज अगर मान लो किसी आयन के फॉर्म में कर रहा है, जैसे ये भी एक एरोमेटिक स्पीसीज है। ठीक है, ये एक एरोमेटिक स्पीसीज है। अब आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ना, ये नेगेटिव चार्ज सारे कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेगेटिव चार्ज सारे कार्बन पे डिस्पर्स होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो सारे कार्बन पे डिस्पर्स हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी सारे कार्बन पे डिस्पर्स होगा। तो ऐसा सिर्फ एरोमेटिक स्पीसीज में होता है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो सारे एटम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है तो उसमें ये बात देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो ये रेजोनेंस से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद आगे रेजोनेंस का फर्दर जो एप्लीकेशन है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके बेटा।